हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई पॉप्सी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए आज के सेशन में हम बताने वाले हैं आपको सबसे पहले कि 11वीं बच्चों के लिए जो बेसब्री से इंतजार था कि सर यूट्यूब पर क्लासें नहीं आ रही हैं, वो क्लास हम लेकर के आ गए हैं। आज से आपकी क्लासें क्या है, रसायन विज्ञान की चलना शुरू हो गई हैं। तो जिन बच्चों को इंतजार था 11वीं क्लास की क्या रसायन विज्ञान पढ़ने का, वो अब इंतजार खत्म कर दें। हम आ गए हैं आपको रसायन विज्ञान पढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले सभी बच्चों को नमस्कार, सबको हेलो हाय, सब लोग को ढेर सारा प्यार और सब लोग को भाई क्या गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जल्दी से आना, देर मत करना, कॉपी पेन लेकर के आना और देखते हैं आज के सेशन में क्या होने वाला है। कक्षा 10वीं में आप लोगों ने पढ़ा होगा विज्ञान। उस विज्ञान में आपने तीनों पार्ट पढ़ा होगा एक साथ, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, तीनों पार्ट आपने पढ़ा होगा, एक साथ पढ़ा होगा। अब क्या होता है कि अब जब 11वीं क्लास में आप पहुंच गए हैं तो उसमें आपका रसायन विज्ञान का अलग बुक होगा, भौतिक विज्ञान का अलग बुक होगा, जीव विज्ञान का अलग बुक होगा, मैथ वाले बच्चों का मैथ अलग होगा यानी गणित अलग होगा। तो सर अलग होगा लेकिन उसमें भी अलग अलग होगा। यानी कि रसायन विज्ञान की सबसे पहली बात यह आती है कि सर रसायन विज्ञान के कौन कौन से बुक होंगे हमारे 11वीं क्लास में। तो आइए सबसे पहले इस बात का चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप लोग एक चीज का सवाल का जवाब दे दो, क्या सब कुछ क्लियर है? अगर सब कुछ क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं क्लियर है तो भी बता देना, क्योंकि डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। सर क्या है? सबसे पहले आपका जो रसायन विज्ञान होता है यानी केमिस्ट्री जो आपकी होती है, उसके बारे में अगर हम बात करें, क्या सर अगर उसके बारे में हम बात करें तो केमिस्ट्री जो हमारी है यानी कि रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान की अगर हम बात करें तो ये होता है सर कितने पार्ट में होता है? तो ये होता है 3 भागों, यानी रसायन विज्ञान की 3 शाखाएं होती हैं। 3 शाखाएं कौन कौन सी होती है सर? सबसे पहले इस बात को चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ाई तो होती रहेगी आपका चैप्टर वाइज। पहले इस बात का चर्चा करते हैं सर 3 शाखा कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहला आपका होता है फिजिकल केमिस्ट्री। क्या सर? फिजिकल केमिस्ट्री। लो फिजिकल केमिस्ट्री ये बात आती है, यानी कि भौतिकी रसायन। क्या सर? भौतिक रसायन, ऐसे कर दो भौतिक रसायन, ठीक। उसके बाद क्या होगा आपका? दूसरा आपका होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या सर? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसे कहा जाता है अकार्बनिक रसायन। क्या? अकार्बनिक रसायन। जी सर, अकार्बनिक रसायन लिख ले रहना, पूरा लिख लो एकदम बढ़िया से। सर तीसरा पॉइंट क्या होता है सर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक। अब बात ये आती है कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बनिक रसायन। क्या हुआ? कार्बनिक रसायन। लो कार्बनिक रसायन, ये हुई हमारी कहानी यहां से शुरुआत, ठीक। ये बात हो गया। सबसे पहले आप ये चर्चा कर लिए सर, ये चीज हो गया, नोट कर लो, देख लो, लिख लो जल्दी से। सर रसायन के 3 शाखाएं होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? एक होता है भौतिकी रसायन, एक होता है सर अकार्बनिक रसायन, एक होता है कार्बनिक रसायन। अब बात आती है सर इन तीनों के बारे में, तो ठीक है, लेकिन एक चीज आपने नहीं बताया सर सबसे पहले कि इस केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। क्या इस केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो मैं बताता हूं, नीचे परेशान नहीं होना आपको। सबसे पहले मैंने बता दिया कि भाई जो केमिस्ट्री हमारी है, जो रसायन विज्ञान हमारा है, वो अब हम 3 भागों में पढ़ेंगे। आपने कक्षा 10 तक, कक्षा 9वीं और 10वीं कक्षा में क्या है आपने पढ़ा होगा कि भाई हमारे जो विज्ञान, सिर्फ विज्ञान पढ़ा आपने। उस विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और सर जीव विज्ञान तीनों था। रसायन विज्ञान का आपका क्या था भाई? छोटा सा भाग था, थोड़ा सा भाग था। अब आपका क्या, रसायन विज्ञान के एक अलग से बुक आ गया पूरी तरह से, लेकिन वो बुक एक बुक नहीं है, वो 3 बुकें हैं, मतलब 3 भागों में डिवाइड है, भौतिक रसायन और क्या सर अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन। अब आपको सोचना पड़ेगा कि सर कार्बनिक रसायन क्या है, भौतिक रसायन क्या है, और अकार्बनिक रसायन क्या है। तो सुनो ध्यान से, भौतिक रसायन का मतलब होता है कि ऐसे रसायन इसमें होते हैं जिसमें हम कैलकुलेशन बेस आता है। यूँ कह सकते हो कि पदार्थों के बारे में जानना होता है, उनके रंग, उनके गुण, उनके आकार के बारे में हम जानते हैं। इसमें क्या होता है, तत्वों के बारे में क्या है पता किया जाता है। इसमें क्या होता है, कार्बनिक यौगिक के बारे में बात की जाती है। तो सारी चीजें एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। ये सब अलग अलग बुकों के नाम है, यूं समझ जाओ। आपके पास जो बुक मिलेगी एनसीईआरटी, उसमें तीनों पार्ट एक साथ रहेगा। क्या? तीनों पार्ट एक साथ रहेगा। भौतिकी रसायन क्या है, अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन, ये 3 का तीनों क्या होगा, एक साथ रहेगा। अब बात आती है सर जो आपने अभी पहले कहा कि भाई जो हमारे पास इसकी उत्पत्ति हुई है कहाँ से हुई है, सबसे पहले ये बता दो। तो मैं नोट में लिख देना चाहता हूँ
नोट में ये चीज एकदम बढ़िया से नोट कर लेना। क्या जो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति है, क्या केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति क्या भैया किसके, क्या मिस्र देश के, उत्पत्ति मिस्र देश के, मिस्र देश के प्राचीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, प्राचीन नाम कीमिया, क्या सर, कीमिया, कीमिया से हुई है, लो कीमिया से हुई है, ये बात आ गया। और इसके नीचे तो पहली बात तो मैं अंडरलाइन करूंगा, कीमिया जो शब्द आपका है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है नीट में, छोटे कंपटीशन क्लासों में क्या है मतलब एग्जाम में बन जाता है। तो ये हो गया सर, कीमिया से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है क्या, जिसका शाब्दिक अर्थ, जिसका शाब्दिक अर्थ काला रंग है, क्या काला रंग होता है, ठीक। इसके बाद आपका आता है, ये तो हो गया सर उत्पत्ति की बात। सर इसमें जो उत्पत्ति के बाद क्या आता है कि भाई इनके पिता कौन माने जाते हैं, जनक कौन माने जाते हैं, जैसे भौतिक के अलग होते हैं, विज्ञान या जीव विज्ञान के अलग है, तो सर ऐसे ऐसे इनका भी है। इनका क्या होता है, लेवेसिये नामक एक वैज्ञानिक है जिन्हें रसायन विज्ञान का पिता माना जाता है। वैसे लेवेसिये को आधुनिक विज्ञान का जन्मदाता भी माना जाता है, क्या आधुनिक विज्ञान के जन्मदाता तथा रसायन विज्ञान के पिता भी कहा जाता है। आगे लिखेंगे हम सर, लेवेसिये को, यहां से लेवेसिये का नाम इसमें लिखेंगे, लेवेसिये, लेवेसिये को आधुनिक विज्ञान का, क्या सर, आधुनिक विज्ञान का जन्मदाता तथा रसायन विज्ञान के पिता माने जाते हैं, रसायन विज्ञान के पिता, विज्ञान का पिता माना जाता है, पिता माना जाता है। बस इतनी बात नोट करने ना, एकदम आसान से, और कुछ करना नहीं है। ये हो गया आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस बात को समझना सर, इस बात को तो भूलना नहीं है, इनके नाम को और कीमिया शब्द को नहीं लेना। इनका रंग जो इनका अर्थ होता है काला रंग, ये वहां से उठाया गया है। क्या आपको समझ में आया, जल्दी से नोट करना, बहुत अच्छी बात है। ये आपका बेसिक है। अब हम स्टार्ट करेंगे आपका पहला चैप्टर, जो क्या होता है, पहला बुक आपका फिजिकल केमिस्ट्री अर्थात भौतिकी रसायन का पहला पार्ट होगा, क्या, रसायन की मूलभूत अवधारणाएं। उस अवधारणाओं को या मूलभूत सिद्धांत भी बोला जाता है आपको, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्या क्या होता है। आइए देखते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, नोट करो, उसके बाद आगे चलते हैं। ये लो स्क्रीनशॉट ले लो, बस हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। इसके बाद अब स्टार्ट होता है आपका पहला बुक भौतिकी रसायन, जिसमें आपका पहला चैप्टर होगा रसायन के मूलभूत सिद्धांत या मूलभूत अवधारणाएं। आइए आपका पहला चैप्टर नाम डालेंगे हम, और आराम से रसायन के चैप्टर फर्स्ट, ठीक, रसायन के मूलभूत अवधारणाएं, रसायन के मूलभूत अवधारणाएं है ना, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री,
सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक, इसके बारे में अगर हम बात करें सर, ये जो हमारा चैप्टर का नाम है, इसके बारे में सर कुछ बातें तो होनी चाहिए। हो गया, ये चैप्टर का नाम है, इसमें हमें क्या क्या करना है इस बात को चर्चा करते हैं। ध्यान से सुनना क्या क्या करना है, और बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और यूं समझ जाओ कि इस चैप्टर को अगर आप पढ़ ले जाते हो तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल आते हैं ना, वो चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो भाई। क्या सर, चुटकियों में सॉल्व करोगे पक्का। ध्यान से सुनना बस, और कुछ करना नहीं है। इधर आओ, पहला आपका जो इसमें हेडिंग होगा, द्रव्य की, क्या सर, द्रव्य तथा उसकी प्रकृति के बारे में बात करेंगे। क्या, द्रव्य तथा उसकी प्रकृति। क्या हो गया सर, द्रव्य, क्या हो जाएगा, द्रव्य, क्या होगा सर, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, द्रव्य तथा उसकी प्रकृति। द्रव्य तथा उसकी प्रकृति, यानी हम बोलेंगे मैटर, क्या, मैटर एंड इट्स नेचर। ये हो गया आपका हेडिंग। अब इसके बारे में हमें पढ़ना है कि भैया द्रव्य की जो प्रकृति है, तो यहां से हम बोलेंगे कि द्रव्य की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। लेकिन संघनन प्रक्रिया में क्या होता है, 2 अलग से और अवस्था आ जाती है, जिसे कहा जाता है कि सर चौथी और 5वीं अवस्था। इसलिए द्रव्य को अगर कहा जाएगा तो अब क्या बोलेंगे हम कि सर टोटल 5 अवस्थाओं में बांटा गया है। लेकिन मुख्यतः कितने, 3 ही अवस्था है इसकी, जो 3 अवस्था आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। क्या, द्रव्य की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर इन्हें मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। क्या, द्रव्य को भौतिक अवस्थाओं के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर इन्हें मुख्यतः, क्या सर, मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। 3 वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक, ये हो गया आपका। वो 3 कौन कौन से वर्ग हैं, जरा जरा ध्यान से सुन लीजिए। सर, पहला जो हमारा होता है ठोस अवस्था, ठोस अवस्था जिसे कहा जाता है सॉलिड स्टेट। उसके बाद दूसरा आपका होता है द्रव अवस्था, यानी क्या हो गया सर, द्रव अवस्था जिसे कहा जाता है लिक्विड स्टेट। तीसरा आपका होता है सर गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था जिसे कहा जाता है सर गैसियस स्टेट। ये हो गया। अब इन तीनों के बारे में अगर हम चर्चा करें एक करके तो क्या होगा, देखो, बाकी चौथी और 5वीं अवस्था जो होती है आपकी प्लाज्मा होता है, और एक होता है बोस आइंस्टाइन होता है। बस ये 4-5 होते हैं और कुछ, लेकिन आपके 3 कौन होते हैं, ये मुख्य होते हैं जो आप पढ़े हैं। ठोस अवस्था, और क्या होता है सर द्रव अवस्था, और क्या होता है सर गैसीय अवस्था। अब बात आती है ठोस अवस्था किसे कहते हैं, तो आप एक शब्दों में बोलेंगे सर जिनके आकार और आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, उन्हें ठोस अवस्था क्या है, वे ठोस कहलाती है या ठोस पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे बोलना है, जिनके आकार और आयतन निश्चित होते हैं या ठोस पदार्थ बोल लो, ऐसे पदार्थ जिनके, क्या सर, जिनके आकार और आयतन निश्चित होते हैं, निश्चित होते हैं। क्या, बस इतना बोलना और कुछ नहीं बोलना। इसमें क्या है, ऐसे पदार्थ जिनके, क्या सर, जिनके आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित। क्या सर, अनिश्चित, बस इतना बोलना, अनिश्चित होते हैं। ठीक,
अब बाकी थ्योरी मैं बोलूंगा, लिखेंगे आप। अभी मैं केवल एक पॉइंट लिख रहा हूँ, मेन पॉइंट लिख रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लो यहाँ से, सही है, अब दिख रहा है ना? हाँ, होते हैं क्या सर? होते हैं। अगली बात आती है सर, इसके आकार और आयतन कुछ नहीं होते निश्चित। क्या? ऐसे पदार्थ जिनके ना ही आकार और ना ही आयतन निश्चित होते हैं। अब बात आती है कि सर इसमें अगर कहा जाएगा कि बाकी चीजें क्या क्या होती हैं, तो बाकी चीजें भी मैं आपको बोल रहा हूं, आप सुनो ध्यान से, और कुछ करना नहीं है, केवल सुनना है और अपनी कॉपी में नोट करते रहना। क्या कहा इसमें? मैंने बेसिक चीज इतना बताया कि भाई आपका जो ऐसे पदार्थ जिनके आकार और आयतन निश्चित होते हैं, वे पदार्थ क्या है? ठोस होते हैं। ठीक, आगे क्या बोला इसके बारे में? थोड़ा सा बोल दिया कि इनके आकार क्या होता है भैया? अनिश्चित होता है, परंतु आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। इनमें ना तो आकार ना ही आयतन, दोनों निश्चित नहीं होता, यानी अनिश्चित होते हैं। अब इसके आगे और अगर बोलना है आपको, तो ठोस को उठाना पहले, सबसे पहले आप पहली लाइन लिखेंगे, उसके बाद क्या बोलेंगे कि ठोसों के कणों के मध्य क्या होता है? अंतरा आकर्षण बल क्या होता है? बहुत ही अधिक होता है। ठीक, क्या होता है? बहुत ही अधिक होता है। इनके बीच रंध्रावकाश नहीं होता है, मतलब खाली जगह नहीं होता। अगर खाली जगह होता तो ये छेद दिखता। ठीक, उसके बाद क्या बोलेगा सर? उसके बाद आपको बहुत सारी चीजें बोलनी है, ध्यान से सुनना। यानी अंतरावकाश क्या होता है सर? नगण्य होता है। ये असंपीड होते हैं, या फिर बोलोगे कि संपीड नहीं होते हैं। संपीड का मतलब होता है कि इन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब सिकोड़ नहीं सकते हैं। जैसे ये पेन ठोस है तो भाई इसको हम दबा थोड़ी ना सकते, पिचका थोड़ी ना सकते, नहीं ना। तो सर इसे क्या है? संपीड नहीं कर सकते हैं। आगे फिर क्या? इनमें जो ऊष्मा का संवहन होता है सर, वो किसकी विधि द्वारा? मतलब चालन जो होता है संवहन विधि द्वारा, यानी ऊष्मा का स्थानांतरण जो होता है ठोसों में, वो संवहन विधि द्वारा होता है। ये बोले। उसके बाद आगे सर, ऐसे पदार्थ जिनके आयतन निश्चित होते हैं परंतु आकार निश्चित नहीं होता है, क्योंकि द्रव वाले पदार्थ को, यानी द्रवीय पदार्थ को, भाई चाहे वो दूध हो, चाहे पानी हो, चाहे आयल हो, कोई भी हो, उसको जिस बर्तन में रखेंगे उसी का आकार ले लेता है, लेकिन आयतन तो निश्चित रहेगा ना। अगर आपने 1 लीटर पानी लिया है, 1 लीटर पानी आप बाल्टी में डाल रहे हो तो बाल्टी का आकार ले लिया, लेकिन पानी क्या 1 लीटर है। उस पानी को उठा करके आप क्या किसी बर्तन में, है ना, रख देते हो तो वो बर्तन का आकार ले लिया, लेकिन पानी की मात्रा क्या 1 ही लीटर है। उस पानी को उठा के आप एक बोतल में रख देते हो तो पानी का आकार क्या होगा? बोतल की तरह हो गया, लेकिन उसकी मात्रा कितनी है सर? 1 ही लीटर है। तो आयतन क्या निश्चित है, लेकिन उसका आकार अलग अलग है, इसलिए निश्चित नहीं है। यहाँ अब इसके बारे में, इसमें क्या बोलेंगे कि इनके कणों के बीच में जो आकार होता, मतलब आकर्षण बल होता है, वो क्या होता है सर? इसकी अपेक्षा कम होता है, लेकिन गैसीय कणों की अपेक्षा क्या होता है? ज्यादा होता है। थोड़ा सा इनके कण दूर दूर होते हैं, इसलिए इनके कणों के बीच में अंतरावकाश भी पाया जाता है, यानी रंध्रावकाश पाया जाता है, खाली जगह पाया जाता है। और जब दूर दूर होते हैं तो उन कणों को हम क्या है संपीड कर सकते हैं, अर्थात इन्हें संपीड कर सकते हैं, इन्हें ज्यादा दूरी से कम दूरी में ला सकते हैं। इसमें जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो चालन विधि द्वारा होता है। क्या सर? चालन विधि द्वारा। क्या आपको समझ में आया? तो इस बात को नोट करना, मैं बोलूंगा ज्यादा, लिखूंगा कम, और लिखते रहना आप लोग। चलें आगे, चलिए आगे बात आती सर, ये हो गया। और भी बातें इसमें क्या बोलेंगे? ऐसे पदार्थ जिनके आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं, तो वे क्या भैया? गैस हैं। इनके कणों के मध्य आकर्षण बल क्या होता है सर? नगण्य होता है, मतलब बहुत ही कम होता है। अगर कम है तभी तो कण दूर दूर भाग रहे हैं। इनकी ऊर्जा क्या होती है? बहुत ही ज्यादा होती है, इनकी गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है। उसके बाद क्या बोलेंगे हम? इनके कणों के बीच में बहुत ज्यादा जगह पाया जाता है, इन्हें हम संपीड कर सकते हैं, सबसे ज्यादा इनमें संपीडता का गुण पाया जाता है, आप ऐसे बोल सकते हो। इनकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है। ये बात समझ में आ गई? तो ये सारी चीजें अगर आ गया, बस आपको लिखना है। यहाँ तो मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया, बाकी बोल दिया, लिख लेना। चलें आगे। अगर समझ में आ गया तो मैं आगे चलूं, चलो चलते हैं 1 2 3। अब हम बात करते हैं सर इसके बारे में। आगे जो आता है आपका
क्या अगला क्या आपका आता है, जैसे कि मैंने पांचवा पॉइंट बताया ना, चौथा, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है बोन्साइस्टीन। तो ये बात को अगर नोट करना है तो आप नोट कर लेना मेरे भाई, नहीं तो होगे सर ने बताया ही नहीं। देखो थोड़ा सा ऊपर कर दें इनको और यहां से लिख लेना, चौथी अवस्था प्लाज्मा है ना, और पांचवी अवस्था जो होती है बोस-आइंस्टीन। बोस-आइंस्टीन हो गया। ये जो आपकी अवस्था होती है, यहां बोलेंगे क्या सर, जब गैस को वो बहुत ही उच्च ताप दिया जाता है, उच्च ताप पर लो दोबारा, उच्च ताप पर गर्म करते हैं, तब वह इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। अतः इस अवस्था को इसे प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। क्या? इसे प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। और ये जो हमारा होता है वो प्लाज्मा का विपरीत होता है। क्या? प्लाज्मा अवस्था का विपरीत, प्लाज्मा अवस्था का विपरीत भाग। क्या सर? विपरीत। बस इतना समझ लेना और कुछ करना नहीं है। क्या? प्लाज्मा अवस्था का विपरीत भाग होता है तो क्या कहा गया सर कि जो हमारे पास प्लाज्मा भाग, प्लाज्मा अवस्था, वो क्या होता है, संघनन प्रक्रिया के बीच की प्रक्रिया होती है। अब संघनन प्रक्रिया के बीच की प्रक्रिया का मतलब होता है यहाँ गैस है, गैस जो होगा उस गैस को हम और ज्यादा ताप देंगे, और ज्यादा ताप देंगे। जब ज्यादा ताप देंगे तो गैस का कण क्या है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने लगता है, और जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है तो वो जो अवस्था आती है बीच में ना, वो अवस्था प्लाज्मा अवस्था होती है। और उसी का विपरीत, जब ऊर्जा को कम करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वापस आएगा, तो जो अवस्था आएगी वो क्या होगी भैया, वो आपका होगा सर बोस-आइंस्टीन अवस्था। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं सर, नोट कर लो 1 2 3। चलो अब अगला हेडिंग आता है सर डाल्टन का परमाणुवाद। क्या? डाल्टन का परमाणुवाद या परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये बात हो गई। आगे बात करते हैं सर इसके बारे में क्या क्या हुआ, कि डाल्टन ने क्या क्या कहा। देखिए डाल्टन ने क्या कहा कि भैया जो हमारे पास डाल्टन ने सबसे पहले ये भाई जो सिद्धांत दिया वो कब दिया, तो 1803 ईस्वी में। क्या? 1803 ईस्वी में डाल्टन ने, जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, रासायनिक संयोग के नियम के आधार पर परमाणुओं के बारे में क्या है, परमाणु के सिद्धांत को प्रस्तुत किया, बताया। तो इसके बारे में हम सबसे पहले लिखेंगे कि सन 1803 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने, इनका पूरा नाम होता है जॉन डाल्टन, मतलब बहुत ही खतरनाक, जॉन डाल्टन ने रासायनिक संयोग के नियम के आधार पर, रासायनिक संयोग के नियम के आधार पर, संयोग के नियम के आधार पर परमाणु का सिद्धांत प्रस्तुत किया। क्या? परमाणु का सिद्धांत दिया या फिर प्रस्तुत किया, सिद्धांत दिया। ठीक, इनके अनुसार क्या सर, इनके अनुसार सबसे पहली बात, आगे क्या क्या लिखेंगे, पॉइंट 1, इनके अनुसार जो हमारा द्रव्य होता है, क्या सुनना ध्यान से, इस रासायनिक संयोग के नियम के आधार पर 1803 ईस्वी में क्या किया, डाल्टन ने परमाणु के बारे में कुछ बताया, और उसी को क्या कहा गया, परमाणु का सिद्धांत कहा गया, परमाणुवाद कहा गया। परमाणुवाद भी कभी कभी लिखा जाता है डाल्टन का परमाणुवाद,
ये भी हेडिंग आता है, तो घबराना नहीं है, आपका वो हेडिंग भी यही हेडिंग है ना। आगे अब इसके बारे में हमें एक एक करके चर्चा करना है कि सर जो हमारे पास डाल्टन ने कहा वो क्या कहा। इन्होंने कहा कि जो द्रव्य हमारा होता है वो अतिसूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर के बना होता है, जिसे परमाणु कहा जाता है। क्या? जिसे परमाणु कहा जाता है। इस बात को नोट कर लेना। क्या? द्रव्य दिख रहा? ये अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा यही है। द्रव्य अतिसूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना है, जिसे परमाणु कहते हैं। क्या? जिसे परमाणु कहते हैं। ये हो गया। आगे बात रहती सर दूसरा पॉइंट क्या? सभी तत्व समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं, जिनका द्रव्यमान समान होता है। ठीक, सभी तत्व समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, क्या है? जिनका द्रव्यमान समान होता है, जिनका द्रव्यमान एक दूसरे के समान होता है। ऐसे लिख लो, एक दूसरे के समान होता है। समान होता है। ठीक, ये बात हो गई। तो ये इन्होंने कहा दूसरा पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कहा इन्होंने कि जो हमारे पास अणु होते हैं वह समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। इन्होंने ये भी कहा, या फिर ऐसे कहा कि अणु जो होता है वो हमारे परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं, दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं, लेकिन उनमें जो परमाणु होते हैं सभी परमाणु के समान गुण होते हैं। इन्होंने ये कहा। ठीक, आइए देखते हैं क्या बोलेंगे। भैया थोड़ा सा तुम ऊपर हो जाओ। क्या है? अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जिनके गुण एक दूसरे के समान होते हैं। इन्होंने कहा जिनके गुण एक दूसरे के समान होते हैं। लिख लो ये बात भैया, समान होते हैं। ये हो गया आपका। अगला पॉइंट क्या लिखोगे बताओ? अगला पॉइंट क्या लिखोगे कि भाई मेरे पास जो यौगिक होता है, क्या यौगिक जो हमारे होते हैं, वो यौगिक जो बने होते हैं उसमें अलग अलग परमाणु क्या है, एक निश्चित मात्रा में मिले होते हैं। ठीक, तो यहां से हम बोलेंगे कि यौगिक जो हमारा है क्या है? यौगिक में निश्चित अनुपात में परमाणु मिले होते हैं। बस मिले होते हैं या उपस्थित होता है, ऐसे बोल दो। ये बात होगी सर परमाणु और अणु के बारे में। ठीक, इन्होंने बता दिया। अब बात आती है यही क्या है, यही बात कहा इन्होंने, डाल्टन ने यही सिद्धांत दिया था, यही बात दी थी। नोट कर लो, लिख दिया मैंने, अब की बार बोला नहीं मैंने, क्या किया लिख दिया भाई, एकदम आसान है। परमाणु के बारे में इन्होंने बताया कि भाई द्रव्य जो हमारा बना होता है वो अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर के बना होता है, जिसे परमाणु कहा जाता है।
जो हमारे तत्व होते हैं उसमें सभी प्रकार क्या समान प्रकार के परमाणु होते हैं। ठीक, उसके बाद क्या कहा गया है कि जो अणु हमारा बनता है उसमें भी क्या अलग अलग परमाणुओं से वो मिलकर के बने होते हैं, जिनके गुण क्या होते हैं समान होते हैं। अब ये बात सही थी या गलत थी ये बाद में डिस्कस किया है, पहले इन्होंने ये बता दिया। उसके बाद क्या यौगिक के बारे में कि यौगिक जो हमारा बना होता है उसमें जो परमाणुओं का अनुपात होता है वो निश्चित होता है। मतलब कहीं जरूरी नहीं है कि आपने H2SO4 होता है तो आज H2SO4 के बजाय आप क्या लिख रहे हो HSO ऐसे करके, ये सल्फ्यूरिक अम्ल थोड़ी ना होगा। या HSO3 अगर लिख रहे हैं आप तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल थोड़ी ना होगा, नहीं, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल में ये है कि जरूरी है 2 हाइड्रोजन होना, 1 सल्फर होना, 4 ऑक्सीजन होना जरूरी है, तभी हम बोल सकते हैं कि सर 2:1:4 हो गया। तो निश्चित अनुपात में क्या होता है मिले होते हैं तभी यौगिक का नाम दिया जाएगा। तो क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? अगर आपको आ गया तो मैं आगे चलूं, मैं आगे चलता हूं। अणु और परमाणु के बारे में लिखेंगे, अब उसमें एग्जाम्पल लिखेंगे। चलें सर, स्क्रीनशॉट तुरंत, तुरंत का तुरंत, तुरंत का तुरंत हो गया। ठीक, अगर हो गया तो मैं आगे चलता हूं। 1 2 3 क्या हुआ? अगला हेडिंग आपका होगा सर परमाणु और अणु। क्या है? परमाणु और अणु। ठीक, ये हमारा क्या है सर? एटम। ये हमारा क्या है सर? मॉलिक्यूल। ये हो गया। इसके बारे में एक एक करके सर चर्चा करना है। सबसे पहली बात इसकी आती है, परमाणु हमारा क्या होता है सर? अति सूक्ष्म कण माना जाता है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। ये आप बोलोगे क्या? परमाणु एक अति सूक्ष्म कण है, एक अति सूक्ष्म कण है, अति सूक्ष्म कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में क्या सर? जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। क्या? परंतु रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। क्या सर? भाग लेता है। बस ये बोलेंगे। अब एग्जाम्पल की बात आती है सर, एग्जाम्पल क्या होगा इसमें? तो लिख लो भैया जी, जैसे आपका H हो गया केवल, Cl हो गया अलग से, आपका आयोडीन अलग से हो गया, ब्रोमीन आपका अलग से हो गया, ऑक्सीजन अलग से हो गया, फ्लोरीन अलग से अलग हो गया, नाइट्रोजन अकेले हो गया। अकेले के लिए यहाँ 1 2 नहीं लगाना है, मतलब ये कॉमा है ना, ये कॉमा है आपका, ये हो गया आपका। और ढेर सारे तत्व आपके जो सिंगल सिंगल ऐसे लिखेंगे आपका ETC लिख लो, हो गया। अब बात आती सर अगला क्या होगा? अगला क्या होगा इसमें? इसकी बात जब करते हैं हम तो हम क्या बोलेंगे कि अणु क्या है? 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। क्या? 2 या 2 से अधिक समान प्रकार के या असमान परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। आप ऐसे बोलेंगे कि अणु 2 या 2 से अधिक समान प्रकार के परमाणु, एक काम करो, समान या असमान ऐसे दोनों लिखो, समान या असमान प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। क्या कहा सर आपने? बने होते हैं। ये होगी बातें। अगर आपको इतनी बातें समझ में आई, यहां से एक बात और बोलेंगे, ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं परंतु रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, यही अंतर इनका होता है। क्या सर? ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, ये स्वतंत्र अवस्था में क्या अवस्था में रहते हैं, परंतु क्या सर? परंतु
रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते, रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते भैया, भाग नहीं लेते। अब बात आती है कि सर ये जब भाग नहीं लेते हैं तो क्या होगा, सुनो ध्यान से, रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, पक्का कहा। कभी भी रासायनिक अपक्रिया जब होती है तो उसमें क्या होता है कि वो कण जो हमारा अणु होता है वो टूटता है पहले परमाणुओं में, और जब टूटेगा उसके बाद वो जुड़ेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, यहां से ऐसे लगे हाथ एक एग्जांपल दे दूं। देखो एक एग्जांपल अगर मैं देना चाहूं, जैसे मान लो मेरे पास क्या सर H2 और Cl2, ये भैया क्या है आपका जुड़ करके या उष्मा दे करके 2HCl बना लिया, मतलब दो अणु बनाए, दो है बैलेंस है। तो ये जो बना हुआ है इसमें जो क्रिया विधि हम देखेंगे, क्या सर इसकी क्रिया विधि, क्या मैकेनिज्म अगर हम देखेंगे, इसका मैकेनिज्म अगर देखेंगे हम क्रिया विधि, तो क्या देखेंगे, सबसे पहले हाइड्रोजन जो हमारा होगा वो भैया टूटेगा, रेडिकल बनाएगा H, और H बिंदी जिसे कहा जाता है मूलक, और दूसरा आपका क्या होगा, क्लोरीन जो हमारा होगा वो भी ऐसे टूटेगा, तो Cl रेडिकल बनाएगा प्लस Cl रेडिकल बनाएगा। तो भैया एक एक रेडिकल क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट वाले के साथ क्या होगा, जुड़ जाएगा। मतलब इसका क्लोरीन, इसका हाइड्रोजन, इसका क्लोरीन, इसका हाइड्रोजन जुड़ गया और बन गया सर 2 बार, बस बात। तो कब बना, जब ये परमाणु हुआ तब। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर ये जो बिंदी आया है, ये जो आया है इसे क्या बोलते हैं सर, जब टूटा है तो इसे रेडिकल क्यों कहा गया है, इसे मुक्त मूलक कहा गया है, क्यों यहाँ प्लस माइनस क्यों नहीं आया। तो इधर आओ, इधर आओ, मैं आपसे चर्चा करता हूं। देखिए नोट कर लो, नोट वोट ना लिखो, यहां से समझाने के लिए ऐसे होगा कि जैसे मान लो हाइड्रोजन हमारा हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, अब इसे तोड़ना है, तो तोड़ने की 2 तरीके होते हैं। क्या सर, तोड़ने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है समांगी विखंडन, एक होता है विषमांगी विखंडन। समांगी विखंडन में क्या होता है कि जो बॉन्ड बना होता है हमारा, जो बॉन्ड बना है उस बॉन्ड में जो बीच में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर बराबर टूट जाते हैं, मतलब आधा इधर आ जाता है आधा इधर, मतलब एक आधा परमाणु, जैसे 2 परमाणु है A और B मान लो हमारे पास H है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो बीच में होगा, जस्ट क्या होगा, दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच में पाया जाता है। तो सर जब दोनों बीच में पाया जाएगा तो ये जब टूटेगा बॉन्ड ना, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं लिया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खुद का था। अब कैसे था, अगर आपको ये भी नहीं दिख रहा तो मैं आपको फिर दिखा दूं। जैसे मान लो ये हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, भैया जब बॉन्ड बनाएगा तो इसे जुड़ेगा, साझा किया तो बीच में दिखा कि नहीं दिखा। तो इसका मतलब है कि जब ये H बना हुआ है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बीच में है और ये इलेक्ट्रॉन इन्हीं दोनों का है, तो भाई जब बराबर बराबर ले लेंगे अपना अपना इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, सब अच्छा ही होगा। तो रेडिकल बने, यानी कि जब हमारा परमाणु मुक्त मूलक बनाता है, या यूं कह सकते हो कि जो हमारा अणु होता है जब वो विखंडित होता है तो समांगी बंध विखंडन होता है, जिसमें समान प्रकार से इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, और विषमांगी बंध विखंडन क्या होता है, इसमें जल्दी नहीं होता है, वो अलग अलग प्रकार के अणुओं में होता है। जैसे मान लो आपने एग्जाम्पल यहाँ, अभी तो एग्जाम्पल मैंने लिखा नहीं, एग्जाम्पल ढेर सारे होंगे आपके, तो ये चीज ध्यान देना, आपको इतनी बातें तो समझ में आ गई होगी। अब मैं एग्जाम्पल आपको लिख देता हूँ यहीं, क्या सर, एग्जाम्पल लिख देता हूँ, इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल यहां से लिखते हैं सर, इसका एग्जाम्पल जो आपका होगा वो क्या क्या होगा। जैसे मान लो इसको ऐसे रहने दो, H2 आ गया, Cl2 आ गया, I2 आ गया, और सर H2O आ गया, SO2 आ गया, SO3 आ गया, ये सब क्या सर अणु है, Br2 आ गया, ETC, ये सब का सब क्या है, अणु है। अब इसलिए मैंने बताया यहाँ कि देखो समान और असमान, मतलब अगर समान प्रकार का मिला तो H मिला H2 बना, क्या है Cl मिला Cl2 बना, I मिला I2 बना, इस तरह से। लेकिन H2O में क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिला तब जाकर के H2O बना, तो ये भी एक अणु है, लेकिन क्या असमान प्रकार की परमाणु क्या है इसमें मिले हुए हैं। ये बात आपको समझ में आ गई, आगे इतनी बातें आ गई। अगर इतनी बातें आ गई तो नोट करो जल्दी से, स्क्रीनशॉट दो, खींचो जल्दी से, फोटो जल्दी से निकालो भाई, आगे चलें हम। आ गया, चलो
चलो चले 1 2 3। आइए देखते हैं सर अगला नंबर क्या होगा। अगला जो हेडिंग हमारा है वो हमारा हेडिंग क्या होगा। हमारा हेडिंग है आपका द्रव्यों का रासायनिक वर्गीकरण। क्या? द्रव्यों का रासायनिक वर्गीकरण। द्रव्यों का रासायनिक द्रव्यों का रासायनिक वर्गीकरण। क्या हुआ सर? द्रव्यों का रासायनिक वर्गीकरण, इसको क्या बोलेंगे हम? केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मेटर्स। क्या सर? ये हो गया आपका अगला हेडिंग। अब इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो सुनो ध्यान से, देखो द्रव्यों का जो रासायनिक वर्गीकरण है वो क्या है। अभी तक क्या था सर? द्रव्य को 3 भागों में बांटा गया था, लेकिन वो भौतिकीय क्या था? भौतिकीय गुण था, है ना। भौतिकीय अवस्था के आधार पर उन्हें बांटा गया था 3 वर्गों में मुख्यतः। लेकिन जब आपका रासायनिक क्या है? रासायनिक वर्गीकरण होगा रासायन के आधार पर, तो उन्हें मुख्यतः 2 भागों में तोड़ा जाएगा। क्या? मुख्यतः 2 भागों में तोड़ा जाएगा। क्या सर? तोड़ा जाएगा, तू भी तोड़ा जाएगा। सर अगला क्या होगा? सबसे पहले इसको आ जाएगा मिश्रण। क्या? सबसे पहले भाग में आएगा मिश्रण, जिसे कहा जाता है अशुद्ध पदार्थ। इसका दूसरा नाम आपका होता है अशुद्ध पदार्थ, नोट कर लेना। और दूसरा आपका हो जाएगा सर शुद्ध पदार्थ। क्या बात है सर, ये तो एकदम आसान है, एकदम आसान है भाई। शुद्ध पदार्थ है हो गया, जिसे कहा जाता है प्योर सब्सटेंस। सब्सटेंस हो गया। और इसे कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा सर मिक्सचर। सीधा सीधा लिख दो मिक्सचर। हो गया। अब यहां से बात आती है कि सर मिश्रण किसे कहते हैं, और पहली बात तो शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। मिश्रण किसे कहते हैं? मिश्रण यानी कि ऐसे 2 या 2 से अधिक द्रव्यों के मिलने से या तत्वों के मिलने से अनिश्चित मात्रा में, क्या सर? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिलने से, अनिश्चित मात्रा में मिलने से जो यौगिक तैयार होता है उसी को हम मिश्रण बोलते हैं। अब मिश्रण मुख्यतः 2 प्रकार से होते हैं। क्या? एक होता है समांगी, एक होता है विषमांगी मिश्रण। ये चीज आप जानते हैं, तो इसको पहले तोड़ो। एक होता है समांगी, एक होता है विषमांगी। क्या? यानी क्या होता है सर? समांगी मिश्रण, जिसे कहा जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, नोट कर लेना तुरंत का तुरंत, कोई दिक्कत नहीं सर। क्या होगा? होमोजीनियस मिक्सचर। अगला क्या आपका आता है सर? विषमांगी मिश्रण। क्या आता है? विषमांगी मिश्रण। चलिए, क्या हुआ? आवाज नहीं जा रही थी? अरे जाएगी भाई, क्या चिंता कर रहे हो यार, देखो हो जाता है यार, थोड़ा बहुत इशू आता है। आप जा रही है? हाँ सर एकदम आवाज जा रही है, मजा आ रहा है। ठीक, इधर आओ। क्या हुआ? समांगी मिश्रण। और दूसरा आपका क्या होता है सर? विषमांगी मिश्रण। ओहो सर, विषमांगी मिश्रण,
जिसे कहा जाता है क्या सर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब बात आती है कि सर हेट्रोजीनियस मिक्सचर तो हो ही गया, सर अगला क्या होगा, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आपका इसके बारे में क्या कहना, क्या सुझाव है, जल्दी से बताओ। इधर देखो, इसके बारे में भी वही सुझाव, इन्होंने भी कहा भैया 2 वर्गों में बांटा गया है। शुद्ध पदार्थ को भी तत्व और यौगिक के नाम से जाना जाता है। क्या पहला पॉइंट इसका कहेंगे हम तत्व, जिसे कहते हैं एलिमेंट, क्या हो गया, और दूसरा बोलते हैं यौगिक, जिसे बोलते हैं कंपाउंड। नोट कर लेना जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक एक थ्योरी बोल रहा हूं, आप नोट करते जाना, एग्जाम्पल भी लिख दूंगा साथ ही साथ, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा चल मेरे लाल, ऊपर चल, हो गया ठीक। इसमें बात आती सर, इसका जो एग्जाम्पल होता है इसमें आप क्या बोलोगे कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ समान मात्रा में, निश्चित मात्रा में मिलते हैं, है ना, और उसमें किसी एक घटक का अस्तित्व क्या होता है, छिप जाता है, तो वो समांगी मिश्रण कहलाता है। क्या सर, या दोनों एक समान अवस्था में होते हैं, ऐसा वैसे भी बोल सकते हो कि समान अवस्था में भी होते हैं, अलग अलग अवस्थाओं में भी हो सकते हैं। जैसे चीनी को पानी में मिलाना, तो चीनी और पानी अलग अलग अवस्था है। चीनी क्या द्रवीय अवस्था, सॉरी चीनी क्या ठोस अवस्था, और पानी आपका क्या द्रव अवस्था। लेकिन जब आप उसमें मिलाएंगे और पूर्ण रूप से वो विलीन हो जाएगा, क्या उसमें केवल एक घटक दिखेगा, पानी दिखेगा, केवल चीनी नहीं दिखेगा, तो वो क्या होता है सर, समांगी मिश्रण होता है। ठीक, ऐसे आपका आता है विषमांगी मिश्रण, जब आपको घटक दिखने लगे दोनों, तो दोनों घटक दिखने लगेगा, तो इसमें एग्जाम्पल क्या आएगा, पहला इसमें बोलेंगे हम चीनी पानी, है ना, चीनी प्लस पानी हो गया। दूसरा बोलेंगे सर नमक प्लस पानी, क्या बोले सर, नमक प्लस पानी। और तीसरा आप बोलेंगे सर क्या है, दूध पानी, दूध तो बहुत पानी मिलाते हैं ना, दूध प्लस पानी हो गया। अब कहोगे सर तेल पानी, नहीं, तेल पानी तो बोल ही नहीं सकते कभी जिंदगी में, ETC तेल पानी मत बोलना वरना गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि तेल और पानी मिश्रण नहीं होता है सर, वो बनाता है कोई दूसरा इमल्सन, जिससे जो आप 12 में पढ़ोगे। ठीक, इसमें आते हैं सर, इसका एग्जाम्पल क्या होता है सर, विषमांगी में। ओ भाई, विषमांगी में सिर्फ बोलो मिट्टी और पानी, बालू पानी, कंकड़ पत्थर सब पानी पानी। क्या सर, हाँ सर, क्या है, मिट्टी प्लस पानी, और भाई कंकड़ पत्थर पानी, जो भी लिखना हो लिख लो, और भी आपको लिखना है बालू भी लिख लो, सब कुछ लिख लो, ETC। जो घटक अलग अलग दिखाई दें हमारी आंखों से, वो हमारे को तब विषमांगी होते हैं। ठीक, आगे ये तत्व जो हमारा होता है, तत्व क्या होता है, तत्व समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं, यानी ऐसे बोलेंगे कि वे सूक्ष्म पदार्थ जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, या तो आप ऐसे बोलो कि तत्व 2 या 2 से अधिक समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बोले तो भाई क्या हो जाएगा, बोले तो एग्जाम्पल इसका क्या होगा, यहां से नोट करना, इनका एग्जाम्पल का होगा, बहुत ही अच्छा होगा। इधर आओ, देखो क्या क्या होगा मैं बताता हूं। सबसे पहले आपका आर्गन लिख लो, सोडियम लिख लो, मतलब ऐसे अकेले अकेले, पोटेशियम लिख लो, मैग्नीशियम लिख लो, हाँ सर, और क्या सर, सिल्वर लिख लो। ये सब क्या है सर, तत्व के नाम से जाने जाते हैं। क्या, तत्व के नाम से। इनको तोड़ेंगे तो छोटा सा भाग जो होगा वो भी क्या है, आर्गन ही होगा, सोडियम ही होगा। मतलब सोडियम के बड़े से टुकड़े को अगर तोड़ा जाए तो छोटा सा टुकड़ा क्या होगा, सोडियम होगा। जैसे कहने का मतलब कि आप क्या एक पत्थर लेते हैं या ईंट लेते हैं, ईंट को जब तोड़ते हो तो छोटे से टुकड़े को उठा के तीसरे व्यक्ति से अगर पूछोगे कि भाई ये क्या है, तो क्या बोलेगा कि भैया ईंटा है। क्या है भैया, ईंट है, क्या है, पत्थर है। इसका मतलब है उस बड़े से ईंट का छोटा सा भाग भी क्या है, पत्थर ही है, क्या है, ईंट ही है। यानी यही बात है कि भैया जब तत्व हमारा जो होता है वो 2 या 2 से अधिक समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। तो यहाँ एक मैंने लिखा, आपको देखने में एक ही लग रहा है, लेकिन ये ढेर सारे आर्गन से मिलकर के बना है। ढेर सारे सोडियम से मिलकर के बड़ा सा सोडियम बना है, ढेर सारे पोटेशियम से मिलकर के बड़ा सा पोटेशियम बना है। क्या आपको ये समझ में आ गया? चलें, ठीक, चले अगला एग्जाम्पल देखना ध्यान से। सर अगला एग्जाम्पल क्या होगा? अगला एग्जाम्पल हमारा जो होता है उसके बारे में बात करते हैं। सर इसके बारे में क्या बात करेंगे? यौगिक। ओ भैया
2 या 2 से अधिक तत्वों के मिश्रण से क्या बनता है, निश्चित अनुपात में यौगिक बनता है। 2 या 2 से अधिक क्या है, तत्वों के निश्चित अनुपात से क्या है, यौगिक का निर्माण होता है। जो एग्जाम्पल में आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, HCl भी लिख लो, H2SO4 भी लिख लो, सोडियम कार्बोनेट भी लिख लो सर, सोडियम बाइकार्बोनेट लिख लो, कैल्शियम कार्बोनेट लिख लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख लो सर, जितना लिखना है उतना लिख लो, ETC। ये सब के सब क्या है भैया, यौगिक है। क्या है सर, यौगिक है। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। क्या आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में आया तो इतना नोट करना, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना, उसके बाद हम आगे चलते हैं। 1 2 3 चले। चलो हो गया, आइए देखते हैं। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी से जल्दी से जल्दी से। और इसकी थ्योरी अगर आपको लिखनी है तो आप अपनी भाषा में आप से अलग से लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप अलग से लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। क्या हुआ सर? हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, चलें चलें सर, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, एकदम अच्छे से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। चलें आगे, 1 2 3। सर अगला पॉइंट क्या होगा? ये हो गया सर। अब बात आती है, अब बात है कुछ इस कद्र, अब बात करना है क्या सर, तत्वों का जब वर्गीकरण हो गया तो हमें क्या बात करनी है, हमें वैज्ञानिक संकेतन के बारे में बात करना है। क्या? वैज्ञानिक संकेतन के बारे में या भौतिक राशियों के मापन के बारे में, वो अभी हम आगे करें। लेकिन सबसे पहले वैज्ञानिक संकेतन जो होगा, उसके बाद सार्थक अंक होगा, ये सारी चीजें आपको बताना बहुत जरूरी है। तो वैज्ञानिक संकेतन क्या सर? वैज्ञानिक वैज्ञानिक संकेतन यानी कि साइंटिफिक रूट, क्या है, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन की अगर हम बात करें, क्या सर, साइंटिफिक नोटेशन की बात करें तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, किसे कहते हैं? तो सुनो ध्यान से। जब बहुत बड़ी संख्या होती है, ये लिखने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, उसकी थ्योरी इसी में आ जाएगी। जब बहुत बड़ी संख्या होती है और उसको कैलकुलेट करना असंभव हो जाता है, उसमें से सार्थक अंक के बारे में बताना असंभव होता है, तो उसे क्या किया जाता है, उस नंबर को दशमलव के रूप में और 10 की घात के रूप में लिखा जाता है। क्या सर? दशमलव के रूप में और 10 की घात के रूप में लिखा जाता है। और अगर 10 की घात के रूप में लिखा गया है तो उस संकेत को वैज्ञानिक संकेत कहते हैं। क्या? वैज्ञानिक संकेत। जब बहुत बड़ी संख्या होती है, उसे दशमलव और 10 की घात के रूप में अगर लिख दिया जाता है तो वो क्या है, वैज्ञानिक संकेत कहलाता है, या वो संकेत वैज्ञानिक संकेत होता है। क्या? यहां से लिखेंगे, जब बहुत बड़ी संख्या को, क्या सर, जब बहुत बड़ी संख्या को क्या क्या को दशमलव और 10 की घात के रूप में लिखा जाता है, तब क्या बोलेंगे भैया, लिखा जाता है तब उस संकेत को वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं। वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं। हो गया। अब बात है सर इसको कैसे कहते हैं भैया, वैज्ञानिक संकेतन कौन सा होता है? जैसे मान लो n × 10⁻⁻n, ये होता है वैज्ञानिक संकेतन का रूप। अब मैं एग्जाम्पल की बात अगर करूं, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे 3 4 5 0 6 7 8 0 9 3 5 सर 0 3 4 1 2 8 9, ऐसे इतनी बड़ी संख्या। अब इस बड़ी संख्या को कैसे पढ़ोगे बताओ?
इस बड़ी संख्या को कैसे पढ़ोगे? नहीं पढ़ पाओगे ना। तो इस बड़ी संख्या को क्या करना है हमें? सबसे पहले वैज्ञानिक संकेत में लिखना है। सर को वैज्ञानिक संकेत में लिखना, को वैज्ञानिक संकेत में लिखना, वैज्ञानिक संकेत में लिखना। अब बात आती सर वैज्ञानिक संकेत में, भाई थोड़ा सा सर अच्छे से लिख दीजिए, राइटिंग नहीं दिख रही ना। वैज्ञानिक संकेत में लिखना, ठीक। यहां से अब बात आती है वैज्ञानिक संकेत में लिखने की बात आ गई तो सर कैसे लिखेंगे? देखो यहां समझ जाओ कि दशमलव एकदम लास्ट में लगा है, कहीं दिख नहीं रहा, बीच में नहीं दिख रहा, लास्ट में। इस दशमलव को आपको उठा करके यहां लाना, मतलब हमेशा वैज्ञानिक संकेत में दशमलव के आगे एक अंक लिखना जरूरी है और दशमलव के बाद 2 अंक लिखना बहुत ही जरूरी है। तो इस बात को समझ लेना कि सर दशमलव के आगे एक अंक होना जरूरी है और उस दशमलव के बाद क्या है, कम से कम 2 अंक होना बहुत जरूरी है। तो ये बात नोट करके मैं क्या करता हूं, इसको यहां लेके आता हूं, 3.45 लिख लिया, बस हो गया। और गुणे लगाओ, उसके बाद 10 की घात। अब कितना 10 की घात होगा? तो जितना दशमलव मतलब अंक इधर रिप्लेस हुआ है, क्या जितना अंक उधर गया है दशमलव के, उतने अंक को क्या है, वही नंबर जितना होगा अंकों की संख्या वही 10 की घात हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि जितने अंक को आपने क्या दशमलव को आगे किया है, जितना अंक आगे हो गया है वही हमारा क्या होगा, वही संख्या 10 की घात के रूप में लिखी जाएगी। तो काउंट करो सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सर 16, 10 की घात है 16। अब आप बताओ इसको पढ़ने में आसानी होगी कि नहीं होगी? होगी ना। तुरंत बोलोगे 3.45 गुणे 10 की पावर 16, बस। अब ये मीटर लिखा है तो मीटर लिख देंगे, किलोमीटर लिखा है तो किलोमीटर लिख देंगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, नैनोमीटर है तो नैनोमीटर लिखेंगे, सर सब लिख देंगे। क्या सब लिख सकते हैं? बिल्कुल सर। आगे चले, आगे चले, चलिए। ये होता है सर वैज्ञानिक संकेतन। अब आगे हम पढ़ेंगे सार्थक अंक, जो कि हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, अगले लेक्चर में। इतना आपको क्या है आज के लिए इतना ही। और आप अब ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ना, क्योंकि सार्थक अंक शुरू करने से पहले मैंने सोचा कि उसको एक अलग से टॉपिक पढ़ाएंगे। वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, उससे सवाल आपके बनते हैं, तो इसलिए उसमें नियम लिखाना है, उसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराने हैं। इसलिए मैंने कहा कि उसको अलग लेक्चर में देंगे आराम से आपको। इस वजह से आज तक का लेक्चर यहीं तक होगा। क्या आपको समझ में आया? एक बार कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख के बता देना, मैं देख लूंगा भाई। चिंता नहीं करना है, आपका परेशान नहीं होना है, सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मिलेंगी। आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। क्या आपको समझ में आया? तो हिम्मत रखना, हौसले मत हारना, हौसले को बुलंद रखना, मजबूत रखना, क्योंकि हौसला अगर बुलंद है तो बहुत कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। अगर हौसला नहीं बुलंद है तो गड़बड़ हो जाएगा, जान लेना ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। हर बार सफल होना ये महानता नहीं होती है, क्या है, असफल होकर के उठ जाना दोबारा, ये बड़ी महानता होती है। तो इस बात को भी दिमाग के रखना। हाँ सर, और मेहनत करना। अगर सपने देखे हो तो मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी, है ना समय साथ देगा आपका, ना हम साथ देंगे। आपकी जिंदगी है, आपको संघर्ष करना है, इसलिए हम तो एक रास्ता दिखाएंगे, एक दीपक की तरह रोशनी हल्का सा दिखा देंगे। चलना तो आपको है आगे, अब कैसे चलते हैं वो आपके ऊपर है। तो मेहनत करना, डरना मत, डर के आगे जीत है, हम है तो गम क्या है, चिंता नहीं करना। आई होप आप सबको अच्छे समझ में आया, और मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आने वाला सेशन जो आपका होगा बहुत ही अच्छा होगा। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर। सभी बच्चों को तहे दिल से धन्यवाद, गुड बाय और गुड नाइट।